पोटेशियम हमारी बॉडी में करता क्या है और उसकी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंस क्या है? तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है या पार्ट नहीं है हमारी बॉडी का जो पोटेशियम पे डिपेंडेंट नहीं है। ये पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स हो, चाहे हार्ट बीट की जनरेशन हो, आई में जो हमारा प्रेशर मेंटेन रहता है जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से देख पाते हैं, उसमें भी पोटेशियम का रोल है। इज हाई पोटेशियम मोर डेंजरस देन लो पोटेशियम? दोनों में ही हार्ट की जो बीटिंग है उस पर असर आता है, दोनों ही डेंजरस है। क्या कोई सिम्टम्स और सिग्नल्स भी बॉडी देती है जिससे पता लग सकता है नॉर्मल लेमैन को? बहुत मुश्किल है। अगर आप मेरे को बोलेंगे किसी पेशेंट को देख के बता सकते हैं कि ऐसे पोटेशियम हाई है, नहीं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। लोग अक्सर बात करते हैं कि मेरा सोडियम बढ़ा हुआ है, सॉल्ट इनटेक बढ़ गया है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हम खाली सोडियम की यूजुअली बात करते हैं मिनरल्स में, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मिनरल है पोटेशियम, जो कि एक साइलेंट मिनरल है जिसका यूजुअली जिक्र नहीं होता, लेकिन वो काफ़ी डेंजरस है। अगर अनदेखा कर दिया जाए, उसको लेट मॉनिटर किया जाए, तो इवन हार्ट रिलेटेड इश्यूज पैदा कर सकता है। मैं हूं डॉक्टर राजीव शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट टाटा 1mg। आज हम बात करेंगे हाइपरकलीमिया के बारे में, जो कि होता है पोटेशियम के बढ़ जाने का नाम। अगर पोटेशियम ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से, जैसे हमने कहा, कि हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पोटेशियम बॉडी में करता क्या है, उसके बढ़ने के क्या क्या अलग रीजंस हो सकते हैं, साथ में कितना बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो सकती है, और किन किन कंडीशंस, दवाइयाँ लेते वक्त आपको ख्याल रखना चाहिए पोटेशियम लेवल्स का, क्योंकि हो सकता है कि कभी आप पोटेशियम का टेस्ट कराएं नहीं और आपको पता ना लगे कि पोटेशियम बढ़ा हुआ है, जो कि साइलेंटली डेंजरस हो सकता है। इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर सलिल जैन, जो कि हमारा पूरा गाइडेंस करेंगे, हमारे को पूरे पोटेशियम के फिजियोलॉजी के बारे में, हमारे बॉडी में वो करता क्या है उसके बारे में समझाएंगे। डॉक्टर सलिल HOD है FMRI गुड़गांव में। ही इज़ अ वेरी सीनियर डॉक्टर and he has been practicing for more than 25 years. Dr. Salil, welcome to the podcast. Thank you very much, Rajiv. Sir, from a potassium point of view, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पोटेशियम हमारी बॉडी में करता क्या है और उसकी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंस क्या है? जिस तरह से आपने बताया सोडियम इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से पोटेशियम भी है। और आफ्टर सोडियम आई थिंक पोटेशियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है वो ये है पोटेशियम। और ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसका फंक्शन लाइक आप हेड से टू टो देखा है तो सारी जगह इन्वॉल्व है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम हेड से शुरू करें तो ब्रेन सिग्नल्स, मतलब पूरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो हमारी बॉडी का है वो सोडियम और पोटेशियम एक्चुअली मैनेज करते हैं। सोडियम यूजली बाहर रहता है, पोटेशियम अंदर रहता है सेल के। तो सेल और ये दोनों जब एक्सचेंज होते हैं तो सोडियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है। ये एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बना देता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं। और ये पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स हो, चाहे हार्ट की जनरेशन हो, हार्ट बीट की, या मसल की ट्विचिंग हो, या मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो, ये सारा कुछ इस इलेक्ट्रिकल एक्सचेंज जो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, ये सारा का सारा इस पे ही डिपेंडेंट होता है। और ज़्यादातर पोटेशियम सेल्स के अंदर होता है और थोड़ी मात्रा में बाहर होता है। और अगर ये लीक कर जाए, जैसे आप कह रहे हैं, सेल के बाहर आ जाए, तो जैसे मैंने बताया कि जब सेल ग्रेडियंट मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम, वो ख़राब हो जाता है, और उसको जैसे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है वो ख़राब हो जाएगी, तो ब्रेन की एक्टिविटी ख़राब हो जाएगी, हार्ट की एक्टिविटी ख़राब हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर जाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारी शट डाउन हो सकती हैं और उसमें वो डेंजरस हो सकता है। सो पोटेशियम, इफ़ यू से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन की एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी, मसल्स की एक्टिविटी, बोन्स के लिए, क्योंकि कैल्शियम के साथ भी इसका एक्सचेंज होता है, तो बोन्स की स्ट्रेंथ मेंटेन करने में है। स्टोन्स जो होते हैं, कैल्शियम स्टोन्स वगैरह जो बनते हैं किडनी वगैरह में, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो ना बने। उसके लिए जितने भी फ्लूइड्स हैं हमारे, जैसे बैलेंस है ईयर का, तो एंडोलिम्फ होता है, उसमें पोटेशियम का कंटेंट होता है। आई में जो हमारा प्रेशर मेंटेन रहता है जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से देख पाते हैं, उसमें भी पोटेशियम का रोल है। तो मतलब आप
कुछ भी डिसाइड देखें तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है या पार्ट नहीं है हमारी बॉडी का जो पोटेशियम पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डेफिनेटली हार्ट एंड द ब्रेन, एंड उसमें भी हार्ट की एक्टिविटी आई वुड से इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड पोटेशियम के लेवल हाई हो या लो हो, उसको मेजर करने के लिए वेदर इट इज़ एट द क्रिटिकल लेवल और नॉट, उसके लिए हम इसलिए ईसीजी की मॉनिटरिंग पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। एंड ऑफ कोर्स द ब्लड लेवल्स आर ऑलवेज देयर, बट वो कितना हाई लेवल पे गया है कि वेदर इट हैज़ इम्पैक्टेड ऑन द हार्ट और नॉट, वो ईसीजी से हम डायग्नोस करके देन डिसाइड द सीवियरिटी ऑफ इट। ठीक है। और जो हाई है उसका वैल्यू कितना होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर? सो जो ब्लड में हमारा रहता है तो उसमें अगर हम टेस्ट करते हैं तो डिफरेंट लैब्स का डिफरेंट रहता है, बट यूजली 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का रेंज रहता है। और अगर हम कहें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो 5 से 5.5 तक हम कह देते हैं माइल्ड है, 5.5 टू 6 मॉडरेट है, और एनीथिंग अबव 6 कैन बी सीवियर। बट देयर आर पेशेंट्स एंड कंडीशंस वेयर इवन 5 इज़ कंसिडर्ड सीरियस, एंड उस पर एक्शन लेना हमें कई बार ज़रूरी होता है। और इसको मॉनिटर करने के लिए अदर देन जैसे ईसीजी, रेगुलरली लैब वगैरह में ब्लड टेस्ट से रेगुलरली हो जाता है? सो ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और ये मॉनिटर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, जिस तरह का भी पानी पीते हैं, चाहे वो कोकोनट वाटर हो, सूप हो, जूस हो, नारियल पानी, शिकंजी हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सब में पोटेशियम है। सब खानों में, सब फ्रूट्स में पोटेशियम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो आपने मूँगफली ज़्यादा खा ली, आपने आलू की सब्ज़ी ज़्यादा खा ली, तो आपका सडनली पोटेशियम लेवल हाई होगा। फॉर अ नॉर्मल पर्सन, द गॉड हैज़ गिवन अस बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम दिए हैं, चेक करते रहते हैं। जैसे ही बॉडी का पोटेशियम लेवल हाई होगा, देयर विल बी सेंसर्स, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, कि देयर विल बी सेंसर्स इन द किडनी विच विल स्टार्ट एक्टिंग, एंड इमीडिएटली सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होने लगेगा और पोटेशियम विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो आपने खूब सारा, अगर देयर आर सॉल्ट्स विच आर रिच इन पोटेशियम, आजकल ये पिंक सॉल्ट वगैरह रहती हैं, सेंधा नमक एंड रॉक सॉल्ट, दीज आर प्रेफर्ड कि हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं इसमें, इन सब में पोटेशियम होता है। तो अगर वो हमने खूब सारा खा लिया या नमक की शिकंजी ले ली या कुछ डाल दिया उसमें, तो नॉर्मल इंडिविजुअल का नहीं बढ़ता, बिकॉज देर आर सो मेनी सेकेंडरी चेक्स इन अवर बॉडी विच विल मेक श्योर कि आप सेफ रहें। तो स्पेसिफिक ग्रुप है पेशेंट्स का, जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको किडनी डिजीज़ है, जिनको लिवर डिजीज़ है, और देयर आर पेशेंट्स हु आर ऑन स्पेसिफिक मेडिकेशंस विच एक्चुअली हैव एन इम्पैक्ट ऑन दिस पोटेशियम एंड सोडियम। कुछ हार्मोन्स हैं जो जिनका कंट्रोल रहता है पोटेशियम पे। ये जो सब ग्रुप है, इनका हमें रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। व्हेनेवर वी स्टार्ट दीज पेशेंट्स ऑन एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन और एडवाइस देयर डाइट प्लान, वी शुड ऑलवेज मेजर द इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब स्पेशली ब्लड टेस्ट 2 to 4 वीक्स में करना चाहिए। और ये 1-2 बारी रिपीट करके देखना चाहिए कि उनकी नॉर्मल डे टू डे जो उनका चल रहा है, जो हमने एडवाइस किया है, जो मेडिसिन दिए हैं, जो डाइट एडवाइस किया है, उस पे अगर वो पोटेशियम ठीक रहता है, तो वी कैन, इंस्टेड ऑफ एवरी 2 वीक्स और एवरी 4 वीक्स, देन वी कैन एक्सटेंड इट टू वंस इन 3 मंथ्स और वंस इन 6 मंथ्स। लेकिन इनिशियली तो डेफिनेटली वी शुड चेक कि जो हमने मेडिकेशन दिया उसकी वजह से, या जो डाइट प्रिस्क्राइब की उसकी वजह से पोटेशियम लेवल सडनली ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा। बिफोर गोइंग टू द ब्लड लेवल्स, क्या कोई सिम्टम्स और सिग्नल्स भी बॉडी देती है जिससे पता लग सकता है नॉर्मल लेमैन को? बहुत मुश्किल है। अगर आप मेरे को बोलेंगे कि आप किसी पेशेंट को देख के बता सकते हैं कि ऐसे पोटेशियम हाई है, नहीं, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। और वो जो सिम्टम्स आते हैं वो जब हाई लेवल काफ़ी हो जाता है तब। और उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं यूजुअली, कि जो मेरी मसल स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन मसल का, तो वो वीक हो जाएगा। तो आई विल सडनली फील कि मेरी मसल्स में एनर्जी नहीं है, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से ढंग से बोला नहीं जा रहा, मेरा पेट फूलने लगा है क्योंकि इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम हो गई है, डिस्टेंशन होने लगा है, तो एकदम लेथार्जिक हो गया हूँ। हार्ट की रिदम, जैसे मैंने बताया कि आप वो इम्पल्स जनरेट करती है, तो वो इरेगुलर हो सकती है, स्लो हो सकती है, मेंटल कन्फ्यूजन सा लग सकता है कि हाँ कुछ चल रहा है। सो दीज आर काइंड ऑफ वेग थिंग्स विच यू कांट से कि हाँ ये हो रहा है तो मेरा पोटेशियम ख़राब हो रहा है। दिस कैन बी कि यार मैं डिहाइड्रेट हो गया हूँ, शायद पानी पी के ठीक हो जाए, नौशिया लग रहा है, मेरा गैस हो गई है। सो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई सिम्टम नहीं है, बट येस, इफ़ यू हैव बीन
और जैसे मैंने आपको स्पेसिफिक कैटेगरीज बताएं, जैसे हमारे किडनी पेशेंट्स होते हैं, वी टेल देम दैट in case these symptoms happen, you have to think about potassium also. And if it is getting worse and it's not getting better, they should come to the emergency and get the potassium level checked. That's the only way. ठीक है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी को तो आपने बोला इतने आराम से पता नहीं लग सकता, नॉर्मली आप नॉर्मल भी रह सकते हो। कभी केसेस में सूडो अलार्म भी हो सकता है, एक सूडो हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है। बिल्कुल। सो जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा सेल्स के अंदर होता है। पूरी बॉडी में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अराउंड 3500 मिली इक्विवेलेंट्स, या आप कह लो 150 ग्राम पोटेशियम है पूरी बॉडी में, ठीक है। और इस 3500 मिली इक्विवेलेंट्स में से जो ब्लड में है वो खाली 100 मिली इक्विवेलेंट के करीब है, बाकी सारा सेल के अंदर है। सो ये मैं इसलिए बता रहा था कि जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, अगर थिन निडल से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स खींचते हुए टूटते हैं, तो वो आर्टिफिशियली हाई पोटेशियम आपको ब्लड सैंपल में आएगा। आपने टाइट टूर्निकेट टाइट बांध के आपने किया तो उसमें उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स टूट सकते हैं, वो आ सकते। आपने ब्लड सैंपल दे दिया, टूर्निका का भी ध्यान रख लिया, निडल का भी ध्यान किया, लेकिन सैंपल आपके घर से कलेक्ट हुआ है और वो लैब में जाने में अगर उसको 10-12 घंटे लगे तो, और वो एक जगह पड़ा हुआ है, तो सेल डिजेनरेशन होता है, तो उसकी वजह से रेड सेल्स टूट जाते हैं, उसकी वजह से ख़राब हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें लिपिड्स वगैरह ज़्यादा है, तो उसमें भी कई बार फॉल्सली आई आ सकता है। सो इफ़ वी गेट अ अलार्म फ्रॉम द लैब कि हाई पोटेशियम है, तो वी हैव टू थिंक इन द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो कि ये पेशेंट को होनी चाहिए ऐसी प्रॉब्लम, उसको हार्ट डिजीज़ नहीं है, उसको किडनी डिजीज़ नहीं है, वो कोई ऐसी मेडिकेशन पे नहीं है जिससे पोटेशियम लेवल बढ़ता हो, सो देन येस वी शुड रीचेक दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मतलब सिम्टम्स हो या ना हो, उसके बाद भी डेंजरस हो भी सकता है, तो इसलिए रीचेक करना बहुत रीचेक ज़रूरी है। और हो सकता है कि गलत वैल्यू आई हो, ज़्यादा आई हो, तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उसको आई वुड स्टिल सजेस्ट दैट इट मे बी द फर्स्ट टाइम दैट यू आर कमिंग टू नो अबाउट इट, सो बेटर टू वेरीफाई इट। माइल्ड और सिवियर लेवल्स जो होते हैं और उनके सिम्टम्स और सिग्नल्स या बॉडी पे जो बुरा प्रभाव पड़ता है सोडियम के चेंज होने से, उनको कैसे आप क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं बॉडी के अंदर? सो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सिम्टम्स अगर जैसे मैंने बताया वीकनेस और हार्ट की रिदम ख़राब होने की वजह से पैल्पिटेशंस और घबराहट के साथ आते हैं, देन इट्स यूजली सीवियर ओनली। माइल्ड में तो पता नहीं चलता, यू माइट फील कि हाँ मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, दैट्स द ओनली थिंग। बट यूजली जब सीवियर होता है तो हार्ट का पल्स रेट कम हो जाता है, तो यू फील्स डिजी, वीकनेस ज़्यादा होती है, तो यूजली हाई होता है। और ये कब, जैसे माइल्ड सिवियर जो है, ये कब इमरजेंसी बन जाता है आपके हार्ट टर्मिनोलॉजी? की, सो हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपका पल्स रेट कम हो रहा है, आपकी एनर्जी लेवल कम हो रही है, आप चीज़ को पकड़ नहीं सकते, मसल का स्ट्रेंथ नहीं है, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ सीवियर हाइपरकैलेमिया। और उसके लिए बेटर रहेगा कि आप जाके चेक कराएं कि ये पोटेशियम ही है या कुछ और भी है। सो देयर आर अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब भी पोटेशियम के साथ के ही हैं, और उनमें भी कई बार सिम्टम्स ऐसे आ सकते हैं। सो बेटर टू गो टू द इमरजेंसी एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है। तो मतलब जब भी आपको लगे वीकनेस है, क्योंकि कई केसेस में जैसे स्ट्रोक वगैरह में भी ऐसी वीकनेस होती है, तो आपको जहाँ पे भी वीकनेस लगे, और स्पेशली आपने जैसे कुछ कंडीशंस के बारे में बताया, डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड, किडनी रिलेटेड या सर्टेन मेडिकेशंस, उनके केस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम डॉक्टर के पास जाना है। और स्ट्रोक वगैरह में यूजली स्पेसिफिक जगह आती है, बट इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह में इट विल बी जनरलाइज कि पैरों में भी वीकनेस है, हाथ में भी वीकनेस। और अगर मेरे को थोड़ा सा क्लिनिकल लेवल से थोड़ा सा उठ के अगर समझाना हो लेमैन को, तो जब एक पेशेंट या एक जिसको एकदम पैनिक हुआ है कि उसका हाथ में जान कम हो गई है, शरीर में थोड़ी सी जान की कमी लग रही है, और वो हॉस्पिटल पहुंचता है, तो यूजुअली डॉक्टर किस तरीके से मैनेज करते हैं, अगर एक किसी लेमैन को समझाना हो तो? सो अगर आपको ऐसा सस्पिशन है तो मैं इन जनरल वैसे सब लोगों के लिए यही कहूँगा कि एवरीवन डजंट गेट इट, क्योंकि हम, आप जितनी पॉपुलेशन देख रहे हैं तो हम सब पोटेशियम रिच फूड ही खाते हैं यूजली, तो होगी नहीं प्रॉब्लम। तो इसलिए डोंट गेट टू अलार्म्ड ऑल्सो, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि यार पोटेशियम बहुत बड़ी डेंजरस चीज़ है, जहर है, ऐसा नहीं है। सो नॉर्मल, मैं कहूँगा कि 99% ऑफ द पॉपुलेशन वोंट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज़। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, और वो उनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स, हार्ट के पेशेंट्स, लिवर के पेशेंट्स, या कोई क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक मेडिसिन चल रही हैं, और उनमें
वन ऑफ द मेन ग्रुप जो जनरल पॉपुलेशन में ध्यान देना चाहिए डायबिटिक्स का एंड हाइपरटेंसिव, क्योंकि देयर आर मेडिकेशंस फॉर बोथ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन विच कैन हैव impact on the potassium level. So diabetes, hypertension, kidney disease patients, heart patients, liver patients, इन ये जो ग्रुप है या किसी भी कैंसर के पेशेंट्स हों, क्रॉनिक इलनेस वाले पेशेंट्स पे को थोड़ा सा स्पेसिफिकली उनके डॉक्टर से उन्हें डिस्कस भी करना चाहिए, और अगर उनको ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो दे शुड डेफिनेटली रश टू द इमरजेंसी। और एक बारी अपना तो जैसे ही वो इमरजेंसी में पहुंचते हैं तो पहले तो डॉक्टर्स उनका पल्स और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। साथ में जो हम सजेस्ट करते हैं एक ईसीजी होना चाहिए, जिसमें हार्ट की जो रिदम है एक्चुअली कम हो जाती है। एक ईसीजी में एक टी वेव होती है, वो एकदम टेंट लाइक होने लग जाती है, पीक करने लग जाती है, और जो इंटरवल्स होते हैं वो थोड़े से डिस्टेंट होने लग जाते हैं, तो इसलिए हमारा हार्ट रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। और साथ में एक वीनस ब्लड टेस्ट करके एक टेस्ट है जिसकी रिपोर्ट बहुत मिनट्स में आ जाती है। सो रादर देन सेंडिंग इट टू द लैब, ये साथ में भेजना चाहिए। उसका 1-2 घंटे का टर्न अराउंड टाइम है, बट वीनस ब्लड गैस इमीडिएटली आपको 1-2 मिनट में ही बता देती है कि पोटेशियम लेवल क्या है। एंड वंस वी सी दैट वेदर इट इज़, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, अगर ईसीजी चेंजेस आते हैं दैट इज़ कंसीडर्ड सीवियर। इस पेशेंट्स को ईसीजी मॉनिटर और कार्डियक मॉनिटर की ज़रूरत होती है, आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, और उसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट करके, ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन होता है, जिससे कि जो सेल पोटेशियम जो सेल से बाहर आ गया है उसको रीडायरेक्ट और पुश बैक किया जाता है सेल्स के अंदर। मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज किया जाता है कैल्शियम से कि वो मेंटेन करे अपनी इंटीग्रिटी। ये सारे काम आईसीयू में होने चाहिए अगर ईसीजी चेंजेस हैं, और जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है उसको निकालने के लिए मेडिकेशंस दी जाती हैं, डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो लास्ट एंड वन ऑफ द फाइनल थिंग्स दैट वी डू यूजुअली इज डायलिसिस, विच इज़ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल किडनी थ्रू विच हम ब्लड खींच के आर्टिफिशियल किडनी में डालते हैं उसको वॉश आउट करने के लिए पोटेशियम। सो दीज आर द काइंड ऑफ मेजर्स। बट अगर यूजुअली माइल्ड और मॉडरेट के बीच में है कि नहीं ईसीजी चेंजेस नहीं आए हैं बट देयर इज़ ए टेंडेंसी दैट इट मे गो, तो हम फिर दवाइयों से भी ट्रीट करते हैं। देयर आर पोटेशियम बाइंडर्स जो हम दे सकते हैं ओरल, और वो हम ओपीडी में भी काफ़ी यूज़ करते हैं जिससे कि पोटेशियम थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। ऐसी कैल्शियम सॉल्ट्स आती हैं, सोडियम सॉल्ट्स आती हैं, सोडियम ज़िरकोनेट करके है, कैक्सलेट करके सोडियम सल्फोनेट्स हैं जो बाइंड करते हैं पोटेशियम को, और वो स्टूल के थ्रू निकल जाते हैं कई बारी, तो वो यूज़ कर सकते हैं। डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं जो यूरिन के थ्रू पोटेशियम को निकाले। ठीक है, मतलब बेसिकली इससे समझ में आया कि जब रीनल इशू कोई हो या किडनी की कोई डिजीज़ है, एंड डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेन वंस, अगर कुछ भी इशू है तो पोटेशियम का आपकी बॉडी के अंदर गड़बड़ चालू हो सकती है, हो क्योंकि सकती है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। एंड यू शुड आस्क योर डॉक्टर अबाउट इट कि मेरे को क्या इमरजेंसी हो सकती है। कुछ कौन कौन सी मेडिकेशन की कैटेगरी हैं या मेडिसिन की कैटेगरी हैं जिनकी वजह से पोटेशियम का जो लेवल है बॉडी में गड़बड़ा सकता है? तो काफ़ी सारी मेडिकेशंस हैं। जो सबसे कॉमन है हमारे ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं उनके लिए, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हमारे पास एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है जिसको बोलते हैं एसी इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसका कॉमनली नाम होता है टेलमीसार्टन, लोसार्टन, कैंडीसार्टन, ये सब रेमीप्रिल। इन सब से पोटेशियम लेवल्स बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से डायूरेटिक्स होते हैं जो उसमें लिवर के पेशेंट्स में, हार्ट के पेशेंट्स में हम यूज़ करते हैं, जिसमें एप्लिनिनॉन करके आती है, एक नई आई है, फिनेरिनॉन करके है। इनके ट्रेड नेम नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट दीज आर द मेडिकेशंस विच कैन कॉज द पोटेशियम टू गो हाई। ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस और बीटा ब्लॉकर्स हैं जो वो पोटेशियम को बढ़ा सकती हैं। फिर जो सबसे कॉमन elderly age group यूज़ करते हैं पेन किलर्स, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई पोटेशियम। देयर आर फ्यू अदर मेडिकेशन जो कैंसर पेशेंट्स में हम यूज़ करते हैं जिनसे पोटेशियम बढ़ सकता है। सो बेसिकली जो एक्चुअली लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं वो भी पोटेशियम बढ़ा सकती हैं, बिल्कुल। और ये जो होम्योस्टैसिस है जो वो एक disturb बड़ा हो अच्छा सकता सा बैलेंस चल रहा है बॉडी के अंदर, जिसमें काफ़ी हद तक डॉक्टर्स भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ठीक करने के लिए, वो और कई बार डिस्टर्ब भी कर सकते Disturb भी हैं कि आपने मेडिकेशन दिया एंड दो यू द डॉक्टर इज गिविंग द मेडिकेशन इन अ गुड फेथ,
बट उसका इंटरेक्शन होके यस। पोटेशियम लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो आपने जैसे ब्लड प्रेशर मेडिकेशन मैंने बोला लोसार्टन करके है, टेलमिसार्टन आपने दी पेशेंट को, बट आपको उसको साथ में एजुकेट करना चाहिए कि अगर आपको लूज मोशंस हो, आपका ब्लड प्रेशर लो हो, आपने पेन किलर लिए हैं, तो ये इंटरैक्ट करके ये पोटेशियम लेवल बढ़ा सकता है। तो ऐसे टाइम पे वो टेलमिसार्टन जो ब्लड प्रेशर मेडिकेशन है वो एक्चुअली बंद कर देनी चाहिए और दूसरी कोई मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए, या पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मैं ये ले सकता हूँ कि नहीं कॉम्बिनेशन। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि, और आपने मेंशन भी किया था कि पोटेशियम का जो लेवल है वो हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि सारी बॉडीली फंक्शंस सेलुलर लेवल पे पोटेशियम इनेबल कर रहा है, डेफिनेटली लेकिन ज़्यादा भी नहीं हो सकता, एक नैरो रेंज है। बहुत। तो मैं तो कई बारी सरप्राइज हूँ कि ये इतनी ह्यूमन मशीनरी ऐसी है कि आपका जो पीएच है वो उसका 7.3 से 7.4 के बीच में ही मेंटेन होना चाहिए। सारे सेल के रिएक्शन ख़राब हो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी पीएच इधर उधर हो गया। इसी तरह से पोटेशियम की इतनी 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट की रेंज है आपकी, और आपने खूब सारा नारियल पानी पी लिया फिर भी आपकी बॉडी चल रही है। तो गॉड हैज़ मेड अवर बॉडी इन सच अ वे कि ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सबको अच्छी तरह से मेंटेन कर ले। यस, बट व्हेन देयर इज़ अ इलनेस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़, तब ये थोड़ा सा खतरनाक खेल हो जाता है। तो डायबिटीज़ में जो किडनी डिजीज़ है, क्या उसी की वजह से पोटेशियम में गड़बड़ी आती है, डायबिटीज़ के स्टैंडअलोन होने से भी? डायबिटीज स्टैंड अलोन ऑल्सो कैन, बिकॉज इंसुलिन जैसे कई मैंने बताया पोटेशियम का कंट्रोल कई लेवल्स पे चेक होता है। तो इंसुलिन और कई एड्रिनल हार्मोन्स वगैरह हैं जो पोटेशियम के लेवल को एक्चुअली कंट्रोल कर सके। तो कई डायबिटिक्स हैं जो विच कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द किडनीज, किडनी ख़राब करते हैं, सीकेडी बना देते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज। एक कंडीशन होती है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसमें डायबिटीज़ की वजह से एसिड लेवल्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। इंसुलिन की कमी की वजह से जो इंसुलिन इज सपोज टू एक्चुअली पुश द पोटेशियम इनसाइड द सेल्स, अगर इंसुलिन है ही नहीं तो वो पुश नहीं होगा अंदर। तो ये डायबिटिक्स पर से कैन बी हाइपरकैलेमिक इवन दो देयर किडनी फंक्शंस आर काइंड ऑफ नॉर्मल। तो उसमें वो हम रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कहते हैं उसको, कई तरह की होती है। डायबिटीज़ इज वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट। प्लस यस, जो मेडिकेशंस हैं और किडनी डिजीज़ सही है। हार्ट का भी हम जो मेडिकेशंस जो हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं, they also most of the medications that they use have tendency for the high potassium। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली नॉन मेडिकोस के लिए जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है या मेडिसिन नहीं पढ़ी है, कि तो मैं वो इसलिए एक सजेशन ये देना चाहूँगा आपके थ्रू कि ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ इसको प्लीज़ हवा नहीं बन जाए। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो कई बार रेडियो में ऐड सुना होगा आपने कि सुबह सुबह कहते हैं कि एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खाइए, अच्छी ताकत बनेगी, इम्यूनिटी अच्छी बनेगी। तो दैट इज़ गुड फॉर नॉर्मल पीपल। सो मेरा खाली ये ऐसे एड्स के साथ है कि ये दे शुड कैरी अ वार्निंग साइन, नॉट फॉर क्रॉनिक पेशेंट्स। वो अपने पूछें, जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं खुल के खाएं पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे शुड नेवर थिंक अबाउट पोटेशियम, बट यस जिनको इलनेस है दे हैव टू बी केयरफुल। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक जितना हम फॉलो करें अपने डॉक्टर्स की एडवाइस को, और रेगुलरली आफ्टर अ सर्टेन एज अगर अपने डॉक्टर्स से मिलते रहें, उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इफ़ यू आस्क मी, मेरे को लगता है आपका क्वेश्चन रहेगा भी कि जनरल पॉपुलेशन के लिए आप पोटेशियम के बारे में क्या कहेंगे, तो मैं कहूँगा कुछ नहीं कहूँगा। जैसे आपको नॉर्मल चल रहा है चल रहे हैं, बॉडी एडजस्ट कर लेगी। आपने कम खाया है पोटेशियम तो हमारी किडनी इतनी सेंसिटिव है कि वो उसे सेव करके उसको लेवल को ठीक कर देगी। आपने ज़्यादा खाया है तो वो किडनी सेंस करके उसे निकाल देगी, उसको लेवल बैलेंस कर लेगी। तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स नथिंग, ठीक है। बट फॉर पेशेंट हु हैव क्रॉनिक इलनेसेस, यस दे हैव टू बी केयरफुल। और क्या प्रैक्टिकल टेक अवेज हो सकते हैं कि 3-4, जैसे एक तो आपने बोला कि अगर आप दवाई खा रहे हैं ये पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप के, एंड और आपको कंडीशंस हैं डायबिटीज़, रीनल इशू, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए पोटेशियम लेवल्स का। और बहुत। कोई और ऑफ कोर्स आप, अगर आपको ये सारी कंडीशंस हैं तो आपके टेस्ट में भी पता लग रहा होगा, और कोई कंडीशंस जो कि लोगों को याद रखनी चाहिए, या कोई सिचुएशंस जहाँ पे उनको अपना पोटेशियम का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? सो वेन एवर देर इज ए स्ट्रेस ओवर द बॉडी, चाहे वो इलनेस हो, फीवर हो, ट्रॉमा हो, पेन किलर्स आपने लिए हैं, सिंपल चीज़ें, तो इवन दीज थिंग्स कैन कॉज द पोटेशियम टू गो हाई, एंड दिस कैन
जैसे मैं नॉर्मल हूँ और मेरा एक्सीडेंट होता है हल्का सा, तो वो बॉडी एडजस्ट कर लेगी क्योंकि सेल डाई करते हैं। बट मेजर एक्सीडेंट हुआ, मसल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो बहुत सारा सेल हो सकता है। किसी को कैंसर है, उसके सेल्स चाहे वो ट्रीटमेंट की वजह से डेड हो रहे हैं या कैंसर की वजह से डेड हो रहे हैं, उसमें पोटेशियम रिलीज़ हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे किडनी के पेशेंट्स हैं जिनके बॉडी में से पोटेशियम बैलेंस किडनी ख़राब होने की वजह से होता ही नहीं है, तो अगर वो थोड़ा सा भी नारियल पानी पी लें या मैंगोज़ खा लें, आलू ज़्यादा खा लें, तो इट कैन बी कैटास्ट्रोफिक फॉर देम। परफेक्ट, आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आपको हाइपरकैलेमिया के लिए कुछ बातें याद रखनी है जो कि बाय द वे होंगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको पोटेशियम का ऐसे ध्यान रखना है, बट आई थिंक आपकी डाइट, कंडीशंस, मेडिकेशंस और साथ में सर्टेन सिचुएशंस जैसे आपने बोला उनका ध्यान रखना चाहिए। Yes, especially this message should be for the kidney disease patients. उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और I would suggest all the diabetics, hypertensive, they should actually have a discussion with their doctors about this, कि उनको डाइट में पोटेशियम का ध्यान रखना है कि नहीं रखना है। Not everyone requires it, but yes, they should have some discussion about it. वेरी हेल्पफुल। डॉक्टर, अगला सेशन हमारा है एक FAQs का, तो इसमें मैं फटाफट छोटे छोटे आंसर्स के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। एक तरह से क्विक आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं। पहला, विच फूड्स आर हाईएस्ट इन पोटेशियम एंड शुड बी लिमिटेड? फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। फॉर द पेशेंट दैट वी हैव डिस्कस, सबसे पहले तो ये सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, जो नई नई सॉल्ट्स आती हैं, ये सब में पोटेशियम है। सो द पेशेंट्स हु हैव किडनी डिजीज, दे शुड बी केयरफुल अबाउट दिस सॉल्ट, क्योंकि इसमें पोटेशियम ज़्यादा है। नॉर्मल पीपल के लिए दिस इज़ वेरी गुड सॉल्ट, बट फॉर किडनी पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स नॉट गुड, बिकॉज उनसे पोटेशियम बढ़ सकता है। सॉल्ट के बाद जो वेजिटेबल्स हैं उनमें आलू सबसे ज़्यादा कॉमन है, साग वाली सब्जियां हैं, और इसके अलावा फ्रूट्स में मैंगोज़ हो गए, संतरा, मौसम्बी, कीनू, खट्टे फ्रूट्स जितने भी हैं, कोकोनट वाटर, चॉकलेट्स, एनी काइंड ऑफ सूप्स, एनी काइंड ऑफ जूसेस, ये सब हाई पोटेशियम है। हाउ क्विकली कैन पोटेशियम लेवल्स बिकम डेंजरस? सो इन अ पेशेंट हु हैज़ ए टेंडेंसी फॉर हाई पोटेशियम, तो अगर एक कोकोनट का वाटर का ग्लास पी लिया, या मैंगोज़ ज़्यादा खा गए, या ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खा गए विच हैव हाई पोटेशियम, तो प्रॉब्लम हो सकता है विद इन एन आवर और सो। इज हाई पोटेशियम मोर डेंजरस देन लो पोटेशियम? दोनों में ही हार्ट की जो बीटिंग है उस पर असर आता है, पल्स रेट पे फ़र्क आता है, तो दोनों ही डेंजरस है। यस, कुछ हद तक ज़्यादातर तो ज़्यादा हो जाते तो एरिथमियाज वगैरह भी हो जाते हाँ, हैं। दोनों कंडीशंस में है अरिथमियास। तो एक में जैसे मैंने बताया, ECG में हम बताते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो हाइपरकलीमिया होता है तो टी वेव्स करके होते हैं, वो टेंट की तरह हो जाती हैं। लो पोटेशियम होता है वो उल्टा नीचे खींच लेता है, तो वो यू वेव बन जाती है, फ्लैटन हो जाती हैं। तो दोनों में ही ECG चेंजेस काफ़ी आ जाते हैं, एंड दैट कैन बी डेंजरस इन बोथ द कंडीशन। जो एक्सरसाइज या जिम सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी पोटेशियम लेवल्स को अफेक्ट करते हैं? जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखा जाता है कि क्योंकि दे आर स्वेटिंग, सो दे आर लूजिंग पोटेशियम, एंड मसल्स के लिए पोटेशियम ज़रूरी है। सो मोस्ट ऑफ दीज सप्लीमेंट्स डू हैव लॉट ऑफ पोटेशियम। सो अगेन, फॉर नॉर्मल पीपल इट्स ओके, बट फॉर पेशेंट्स हु हैव क्रॉनिक डिजीजेस, डायबिटीज, उनको दे हैव टू बी केयरफुल। ठीक है। जब पोटेशियम ज़्यादा होता है तो क्या हर बार हॉस्पिटल एडमिशन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? घर पे भी इसको मैनेज किया जा सकता है? नहीं, आई वुड सजेस्ट कि अगर लेवल ज़्यादा है तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड डिस्कस विद हिम वेदर दिस कैन बी मैनेज्ड एट होम और नॉट विद मेडिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, माइल्ड टू मॉडरेट में हम मेडिकेशन से मैनेज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना होता है कि हमने ये दवा दे दी है, इसका असर आपके ऊपर कैसा आ रहा है। अगेन वी शुड रिपीट आफ्टर 48 आवर्स, 24 आवर्स, चेक करना चाहिए कैसा है। बट अगर सीवियर है तो डेफिनेटली ICU में एडमिट होना चाहिए। डॉक्टर से झगड़ा मत कीजिए कि अगर पोटेशियम लेवल हाई आ रहा है मोर देन 6 एंड इफ इज़ एडवाइजिंग यू फॉर ICU केयर, प्लीज़ मान लीजिए, क्योंकि ये टेम्परेरी चीज़ है, बहुत जल्दी रिवर्ट हो जाती है, यूल बी इमीडिएटली आउट ऑफ ICU। क्या जो हमेशा कई लोगों का, जैसे आपने डिजीज़ स्टेट में जो है उनका पोटेशियम बढ़ा हुआ रह रहा है, क्या वो कम्प्लीटली क्योर हो सकता है, नॉर्मल आ सकता है? नहीं, तो मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैनेज कर सकते किसी को शुगर हाई होती है तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो हम पोटेशियम को कंट्रोल करके रख सकते हैं। कैसे? डाइट से, कुछ मेडिकेशंस देके, कुछ मेडिकेशंस अवॉइड करके। ठीक है। क्या कोई घरेलू भी नुस्खे हैं, रेमेडीज़ हैं जिससे पोटेशियम कम हो सकता है जल्दी?
पहले तो डायग्नोज करना चाहिए, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो ऐसी रेमेडीज़ कुछ है नहीं, बट अगर मेरे ख्याल से अगर नॉर्मल इंडिविजुअल तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट यस अगर सिक हैं और आपको लग रहा है कि आपका पोटेशियम हाई हो रहा है, आपका डिस्कशन डॉक्टर से, जैसे हमारे किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, तो एटलीस्ट व्हाट आई डू, मेरी जो किडनी पेशेंट्स हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, उनको मैं हमेशा एक पोटेशियम बाइंडर सैशे होते हैं, ऐसे कई पेशेंट मैं बोल के रखता हूँ कि उनको अपने पास रखें, एंड इफ़ दे हैव दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स तो ये पानी के साथ घोल के वो ले लें, बट दे शुड इमीडिएटली, दैट इज़ जस्ट टू टाइड ओवर द टिल दे रीच अ हॉस्पिटल टू डायग्नोज इट। How often should potassium levels be checked? ये मैंने जैसे आपको बताया, इनिशियली जैसे पता चलता है तो आप मेडिकेशन शुरू करते हैं, डाइट चेंज करते हैं, उस वक्त तो आपको थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ता है। जैसे कई ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बोला टेलमिसार्टन है, तो आई वुड लाइक टू चेक माय पोटेशियम लेवल आफ्टर 4 वीक्स अगेन। अगर वो हाई होगा तो मैं उसकी डोज एडजस्ट करूँगा, डाइट एडजस्ट करूँगा, देन आई वुड लाइक टू अगेन चेक इट आफ्टर 2 वीक्स। अगर वो ठीक आता है तो देन आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, वो भी ठीक आता है तो यस मे बी आफ्टर 6 मंथ्स। थैंक यू डॉक्टर, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर नाउ एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। बहुत अच्छा लगा हमें पोटेशियम के बारे में जान के, और उतना ही सरलता से आपने समझाया एक छोटा सा मिनरल जिसकी हमारी बॉडी में, जीवन में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि शायद नॉर्मली किसी को लगता भी नहीं होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बट एनी लास्ट मैसेज, पार्टिंग मैसेज टू आवर ऑडियंस? अगेन यस, कि पोटेशियम से डरना नहीं है, और पोटेशियम एक्चुअली इज़ कंसिडर्ड अ वेरी गुड मिनरल। सो केले, आम, सूप, जूस, नारियल पानी आप ले सकते हैं। यस, जैसे मैंने पहले बोला, डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव, किडनी डिजीज़ पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, अपने लिवर पेशेंट्स अपने डॉक्टर्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें, जितनी भी जिनको क्रॉनिक इलनेस है। टॉक टू देम अबाउट योर पोटेशियम लेवल्स, और डाइट के बारे में उनसे डिस्कस कर लें एक बारी, एंड दे विल बी एबल टू गिव यू मोर क्लैरिटी। अदरवाइज पोटेशियम इज़ गुड, और ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, और मैंने कहा बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके, मसल स्ट्रेंथ वगैरह। तो nothing, it's a friendly electrolytes, don't think it's dangerous in few conditions only. Thank you so much. Thanks for coming to our show, sir. Thank you for giving me this opportunity. Thank you everyone for staying with us and learning about potassium. एक छोटा सा मिनरल जिसको शायद हम इतनी तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद आई एम श्योर आप लोगों को पता लगा होगा कि उसकी हमारी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा अहमियत है, किन किन कंडीशंस में हमारे को ख्याल रखना चाहिए पोटेशियम लेवल्स का, क्या क्या डाइट पे ध्यान देना चाहिए, नॉट फॉर एवरीवन बट पीपल who have renal issues, cardiac issues, diabetes and few other conditions, as well as people on certain kind of medications, उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए, अपना पोटेशियम लेवल रेगुलरली मॉनिटर करता रहना चाहिए, और साथ में अपने डॉक्टर से रेगुलरली बातचीत करते रहने चाहिए अपने पोटेशियम लेवल्स की। हैविंग सेड दैट, आखिरी में हम ये सेंटेंस बोल के विदा लेंगे इस एपिसोड से कि पोटेशियम लेवल से डरना नहीं है, वो नॉर्मल एक मिनरल है जो बॉडी अपने आप अपने खाने से ले लेती है, और जब ज़्यादा बॉडी के अंदर हो जाता है तो किडनी और रेस्ट ऑफ द बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देती है, तो वो होम्योस्टैसिस मेंटेन रहती है। कुछ कंडीशंस में इशू होता है। ये एक इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट था, ये बिल्कुल भी पोटेशियम के बुरे इफ़ेक्ट को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए नहीं था। सो ऐसे ही और भी एपिसोड्स के लिए आप एक्सपर्ट डोज पे जुड़े रहें, और ये आपको अच्छा लगा हो तो अपने बाकी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस एपिसोड को शेयर करें ताकि वो भी ये जाने। थैंक यू सो मच।